हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज ईआर प्रदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम एजुकेटर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कक्षा 6 का अध्याय 4 है ये भूगोल का, ज्योग्राफी का, जिसका नाम है मानचित्र। तो शुरू करते हैं। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं और जो ग्लोब है उसमें अध्ययन की जो कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक ही भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में जब अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं और जो मानचित्र होते हैं वो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का जो पैमाना है उसके मध्य से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। लेकिन एक गोलाकार जो सतह होता है उसको पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। तो मानचित्र जो है हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है और कुछ मानचित्र एवं एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। तो दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं और जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एक जो एटलस है वो बन जाता है। एटलस क्या है? विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है और जो मानचित्र होता है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया यानी बताया गया है। उससे पहले देखो साइड में लिखा है आओ कुछ करके सीखें। एक रबड़ की जो पुरानी गेंद है उसको ले एवं उस पर कोई रेखाचित्र बनाएं और आप उस पर उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव को भी चिन्हित कर सकते हैं। तो अब जो चाकू है उससे इस गेंद को काटें तथा उसे चपटा करने की कोशिश करें और देखें कि किस प्रकार रेखाचित्र जो है उसका जो रूप है वो बिगड़ जाता है। आगे भौतिक मानचित्र। तो पृथ्वी की जो प्रकृति है, प्राकृतिक आकृति हैं जैसे पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, नदियां हैं, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं उनको भौतिक तथा उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। तो जो राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं उसको राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। आगे थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र होते हैं विशेष जानकारी प्रदान करते हैं जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के जो वितरण है उसको दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि ऐसे होते हैं। तो इस प्रकार के जो मानचित्र होते हैं उसको थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई जो सूचना है उसके आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है और मानचित्र के जो 3 घटक हैं वो हैं, एक है दूरी, दूसरी दिशा और तीसरा है प्रतीक। तो दूरी, तो मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके क्या है एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। तो यह कह सकते हैं कि मानचित्र जो होता है वो छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि जो स्थान है उनके बीच की जो दूरी है जो वास्तविक रहे। यह तब भी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी या फिर स्थल की जो बड़ी दूरी है उसको व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है और पैमाना जो होता है वो स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो मानचित्र है वो 1 सेंटीमीटर जो है वो स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाता है या दर्शाएगा। तो आपका जो रेखाचित्र का जो पैमाना होगा वो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर होगा। तो इस प्रकार के जो पैमाने हैं वो किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग क्या होते हैं वो छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। और उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है, तो इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं, जैसे स्थान पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहा जाता है। बड़े पैमाने वाले जो मानचित्र होते हैं वो छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं या प्रदान करते हैं। इसमें लिखा है आओ कुछ करके सीखें। तो चित्र 4.1 को देखिए और वहाँ एक पैमाना बना है और इसका उपयोग जो है वो स्थानों के बीच की दूरी मापने के लिए किया जा सकता है। और उदाहरण के लिए
एक कुआं एवं वृक्ष के जो बीच की दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है कि जो वास्तविक दूरी है वो 50 मीटर है। तो अब एक पोस्ट ऑफिस एवं करीम के घर की जो है उसके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो स्थल पर यह दूरी है वो 120 मीटर है। लेकिन आप एक पक्षी की तरह उड़कर सीधे ई से ए पर तो नहीं जा सकते, तो आपको सड़कों पर चलना होगा। और अब हम लोग पैदल तय करने की जाने वाली जो दूरी है ई से सी तक, उसके बाद सी से एम तक, एम से बी तक और बी से ए तक को मापते हैं। तो सभी दूरियों को जोड़ दें और यह करीम के घर से पोस्ट ऑफिस तक की जो कुल दूरी है वो दिखाया गया है। मतलब पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है, ए पॉइंट पे, और करीम का घर ई है, तो ई से पहले वो सी पे जाएगा, फिर सी से एम पे, फिर एम से बी पे, फिर ए पे, तो वो सारी दूरी क्या होगी, काउंट होगी। तो चित्र 4.1 में गांव का मानचित्र वो दिखाया गया, आप देख सकते हैं। चित्र जो 4.2 है उसमें प्रधान दिग्बिंदु दिखाई दिए, तो देख सकते हैं। अब दिशा, अधिकतर मानचित्रों में ऊपर जो दाहिनी तरफ है वो तीर का निशान बना होता है और इस जिसके ऊपर अक्षर लिखा होता है ऊ लिखा होता है, और यह तीर का निशान क्या है, उत्तर दिशा को दर्शाता है। तो इसके उत्तर रेखा, इसे मतलब इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। तो जब आप पूर्व के उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप जो है दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया जा सकता है, और वे प्रधान जो दिग्बिंदु होते हैं उन्हें कहे जाते हैं। तो बीच के जो 4 दिशाएं हैं जैसे उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली जो दिशाओं हैं उनकी मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। और चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए, जैसे विकास के घर से जो सामुदायिक केंद्र है या खेल के मैदान की दिशा, और दुकानों से विद्यालय की दिशा। आगे चित्र 4.2 में दिक्सूचक दिखाया गया है जो डायरेक्शन बताता है, दिशा बताता है। आगे हम दिक्सूचक की जो सहायता है उससे किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं, और यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। और इसकी जो चुंबकीय सुई है उसकी दिशा जो है हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में होती है। चित्र 4.2 में दिखाया गया है बी में। अब प्रतीक क्या होते हैं, तो यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है, और किसी भी मानचित्र पर वास्तविक जो आकार है एवं जो प्रकार में विभिन्न आकृतियां हैं उन जैसे भवन, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या फिर कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। तो इसलिए वे क्या करते हैं, निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शा जाते हैं, और ये प्रतीक जो है कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन जो करना है वो आसान होता है। और अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते तब आप किसी से जो दिशाओं हैं उनके बारे में नहीं पूछ सकते, तो तब आप इन चिन्हों की सहायता से जो चिन्ह दिखाए गए हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। चित्र 4.3 में रूढ़ चित्र दिखाए गए हैं। आगे अब इसके द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और मानचित्रों की जो विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं, इन प्रतीकों के उपयोग से के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। और ये जो रूढ़ चित्र हैं, जो इन्हें क्या कहते हैं, रूढ़ प्रतीक कहते हैं। चित्र 4.4 में सुंदरपुरम गांव और इसके आसपास का क्षेत्र दिखाया गया है। अब कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं, और विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है कि उदाहरण के लिए जैसे सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए किया जाता है, भूरे रंग का पर्वतों के लिए, पीले रंग का पठारों के लिए, और जो हरा रंग होता है वो मैदानों के दर्शाने के लिए किया जाता है। चित्र जो रेखा चित्र है आगे। अब रेखा चित्र एक आरेखण होता है जो पैमाने पर आधारित न होकर के याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। यानी कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेख की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। तो मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, और आपका मित्र आपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेख बना सकता है। तो इस प्रकार के जो कच्चे आरेख होते हैं उसको बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है, तो खींचा जाता है, तो इसे रेखा चित्र मानचित्र भी मतलब कहा जाता है। देखो चित्र 4.4 को देखें और एवं पता लगाएं कि नदी किस दिशा में बह रही है, डुमरी गांव के पास किस प्रकार की सड़क गुजरती है, और किस प्रकार की जो रेलवे लाइन है उसके पास सुंदरपुरम स्थित है, और जो रेलवे पुल है उसके किस तरफ पुलिस स्टेशन स्थित है, और निम्नलिखित स्थान जैसे रेलवे लाइन है उसके पास किस तरफ स्थित है, जैसे छतरी, गिरजाघर, तालाब, मस्जिद, नदी,
पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, कब्रिस्तान। खाका क्या होता है? तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया जो रेखा चित्र होता है उसको खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। तो जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र को खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। तो अगर किसी को कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेट करिए मेरी नेक्स्ट वीडियो को जो बहुत जल्दी आने वाली है। और तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।